दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। देखो जी क्या कहता है, कीपिंग द सोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। ओके, सोर्स फ्रीक्वेंसी सीरीज एलसीआर सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। सीरीज सर्किट में हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी? 1/2π√LC। ओके, आगे देखो क्या कहता है, इफ द थ्री एलिमेंट्स एल सी आर अरेंज्ड इन पैरेलल। ओके, पैरेलल वाला वैसे बेटा सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है पर एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन कर देते हैं। तो तीनों को पैरेलल में लगा दिया। शो दैट द करंट इन द पैरेलल एलसीआर सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड ये है, हमने पढ़ा हुआ है सीरीज एलसीआर सर्किट। अब सीरीज में एट रेजोनेंस XL इक्वल टू XC हो जाता है, Z इज इक्वल टू R आ जाता है, जो कि अपने आप में कैसी वैल्यू है? इट इज द मिनिमम वैल्यू। Z की ये मिनिमम वैल्यू है, और जब Z मिनिमम आएगा यानी रेजोनेंस पर करंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूछा गया है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजोनेंस तो वही होगा, कंडीशन तो रेजोनेंस की वही है, XL और XC आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। लेकिन बेटा अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जब ये हो जाएगा तो Z जो है मिनिमम नहीं मैक्सिमम आ जाएगा, और करंट मैक्सिमम नहीं मिनिमम आ जाएगा। ये किसके लिए होता है? ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होता है। इफ ऑल द कंपोनेंट्स, यानी कि एक इंडक्टर, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, ये कैसे कनेक्ट कर दिए जाते हैं भाई? पैरेलल में L C R पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जो भी है एसी वोल्टेज लगा दी हमने, कितनी? 2 to 0 वोल्ट होती है। बाकी देखते हैं कितनी दे रखी होगी क्वेश्चन में। मान लो हमने एसी वोल्टेज लगा दी, इसका नाम चलो वैल्यू की जरूरत नहीं अभी, ये एसी वोल्टेज की वर्चुअल वैल्यू लगा दी हमने। ओके, अब हम इसका पहले बनाएंगे फेजर डायग्राम, फिर देखेंगे कि इसमें रेजोनेंस में क्या होता है। अब बेटा इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता होना चाहिए वोल्टेज सेम रहती है। सीरीज में हम करंट सेम रखते थे, यहाँ पे क्या रहनी है? वोल्टेज सेम रहनी है। ओके, तो इस बार जो मेरा फेजर डायग्राम बनेगा, मैं इस तरफ प्लॉट करूंगा वोल्टेज तीनों केसेस में, चाहे वो इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे वो रजिस्टर हो, बिकॉज पैरेलल में बेटा जी यहाँ से आता हुआ करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये होगा IL, ये होगा IR और ये होगा IC। ठीक है जी। वोल्टेज में तीनों में ना फेज का डिफरेंस होगा ना ही वैल्यू का डिफरेंस होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट में फर्क पड़ता है। अब अगली बात ध्यान से देना कि अगर हम देखते हैं रजिस्टर का करंट, तो वो तो हमें इसी डायरेक्शन में प्लॉट करना पड़ेगा। दिस इज करंट फॉर रजिस्टर। ओके, अब हम प्लॉट करते हैं इंडक्टर का करंट। इंडक्टर में आपको पता है करंट लैग करता है 90 डिग्री से, तो दिस इज करंट फॉर इंडक्टर। ओके, अगली बात कैपेसिटर का करंट। कैपेसिटर का करंट IC हो गया, ये लीड करता है वोल्टेज से, तो वोल्टेज तो तीनों की सेम डायरेक्शन में होगी। एक हो गया IC, एक हो गया IR, एक हो गया IL। सीरीज में हम VL, VC और VR को अलग अलग एंगल्स पे बनाते थे। ये हो गया इसका फेजर डायग्राम पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब बेटा नेट करंट चाहिए। नेट करंट के लिए IC और IL ऑपोजिट है। हम अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं IC इज ग्रेटर देन IL। हमने माना IC ग्रेटर देन क्या है? IL है, तो इन दोनों का नेट यहाँ पे आएगा ये वाली चीज, इट इज IC माइनस IL, एज्यूम करते हुए कि IC ही बड़ा है। ओके, अब ये तो अभी IC और IL का नेट आया, तो नेट करंट चाहिए होगा, तो अभी हमारे पास IR भी है। IR इस डायरेक्शन में है, ये दोनों का IC माइनस IL अब इस डायरेक्शन में आ गया। ये आ गया जी हमारा नेट करंट। ठीक है जी, ये हो गया फेज डिफरेंस ओवरऑल वोल्टेज और करंट के बीच में। ओके, अब अगली बात, अगर मुझे नेट करंट चाहिए तो फ्रॉम फेजर डायग्राम मैं क्या लिख पाऊंगा?
कि जो नेट करंट है, नेट करंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये आई आर है और ये वाली चीज आई सी माइनस आई एल है, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ आई सी माइनस आई एल होल स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर। ओके, ये बन गया जी इसका नेट करंट। अब नेट करंट जो होता है, इट इज नेट वोल्टेज अपॉन नेट ऑपोजिशन ऑफर टू द सर्किट, यानी नेट इम्पिडेंस। ओके, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं तो करंट थ्रू कैपेसिटर ये होना चाहिए वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्स सी माइनस ये होना चाहिए वोल्टेज तो सबकी सेम है ना, डिवाइडेड बाय एक्स एल, बिकॉज करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस नेट आएगा, यहाँ पे इनका अपना इंडिविजुअल जिसको एक्सी और एक्सएल कहते हैं आपको पता ही है, प्लस यहाँ आएगा ई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है जी। ओके, अब अगली बात आप देख पा रहे होंगे, इसमें से ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो रूट के बाहर आके इस ई से कैंसिल हो जाना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इट विल बी 1/z इज इक्वल टू अंडर रूट 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। अब पॉइंट टू बी नोटेड ये है जी कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट इम्पीडेंस कुछ ऐसे निकलने का फार्मूला आना चाहिए। ओके जी, वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन आया उसको छोड़ नहीं था, हमने करा दिया भैया। सो जी अगर हम सीरीज में होते, सीरीज में जेड का फार्मूला होता था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, पैरेलल में ये आ गया जी 1/z इज इक्वल टू 1/xl माइनस 1/xc का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब आती है अगली बात। अगली बात ये हो गई एट रेजोनेंस। अब अगर बेटा पैरेलल सर्किट भी रेजोनेंस पे आ जाए, दैट मीन्स एट रेजोनेंस ऑफ द सर्किट, रेजोनेंस। ओके, एट रेजोनेंस एक्सएल और एक्सी आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। अगर एक्सएल और एक्सी आपस में इक्वल हो गए तो ब्रैकेट वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स ये बन जाएगा 1/z इज इक्वल टू 1/r, क्योंकि सिर्फ 1/r स्क्वायर बचना है। 1/z इज इक्वल टू 1/r, दैट मीन्स z किसके इक्वल आ गया? r के इक्वल आ गया। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी रेजोनेंस पे z इक्वल टू r आ जाता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी z इज इक्वल टू r ही आया, बट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आई है। सीरीज में भी z इक्वल टू r होता था, लेकिन वो कैसी होती थी? मिनिमम वैल्यू होती थी। ये कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू है। पॉइंट को समझो कि अगर आप ध्यान से देखो, हमारा जो 1/z इज इक्वल टू, ये रिजल्ट था 1/z इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जो आप देख पा रहे हो नीचे, ये है मेन रिजल्ट। अगर रेजोनेंस ना होता, अगर रेजोनेंस ना होता तो ये वाली टर्म भी आ जाती, ये टर्म जीरो नहीं होती। अगर ये टर्म जीरो बेटा नहीं होती तो 1/z की वैल्यू, ओके, 1/z की ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली चीज किसकी वैल्यू बेटा? 1/z की वैल्यू। अगर ये जो बीच वाली टर्म जो है, अगर ये जीरो नहीं होती तो मतलब ये कुछ ना कुछ आता, कुछ ना कुछ आता, तो फिर 1/z की वैल्यू कुछ ऐसे आती, यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आ जाती कुछ, प्लस वहाँ पे 1/r आ जाता। ठीक है जी, 1/r का स्क्वायर है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है बढ़ती। अगर ये जीरो ना होता तो इसके आ जाने से ये वैल्यू इंक्रीज होती। ये वैल्यू इंक्रीज का मतलब 1/z क्या होता? इंक्रीज होता। 1/z इंक्रीज होने का मतलब z क्या होता? डिक्रीज हो जाता। दैट मीन्स अगर ये वैल्यू जीरो है तो z इक्वल टू r आ गया।
अगर ये नॉन जीरो होती तो 1/z की वैल्यू और बढ़ जाती, यानी z की वैल्यू क्या होती, डिक्रीज होती। तो पॉइंट ये है, दो बातें यहाँ पर निकली। पहली बात तो आपको ये समझना है कि इन पैरेलल सर्किट, फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू नोट इज इन पैरेलल सर्किट नेट इम्पीडेंस इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 1/z इज इक्वल टू √1/xl माइनस 1/xc या 1/xc माइनस 1/xl, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, प्लस 1/r² आता है। दिस इज z इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड एट रेजोनेंस XL और XC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दैट केस Z आएगा तो R के इक्वल, बट इट विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो रेजोनेंस में Z की वैल्यू मैक्सिमम है, दैट मीन्स करंट क्या आना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम, करंट शुड बी मिनिमम। ओके, तो हमने यही प्रूव करना था। हमें क्वेश्चन बोला गया था कि LCR आर इन पैरेलल, शो दैट द टोटल करंट इन द पैरेलल LCR सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस होगा तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ओके, नोट कीजिए इसको। अगले पार्ट में बेटा इसने बोला है ऑब्टेन द करंट RMS वैल्यूज, करंट की RMS वैल्यूज चाहिए इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट फॉर द एलिमेंट्स एंड सोर्स स्पेसिफाइड इन एक्सरसाइज 7.11। ओके, इसके लिए हमें किस पे जाना पड़ेगा, 7.11 पर जाना पड़ेगा। अब 7.11 यहाँ पे है नहीं है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ से वैल्यूज उठा लेता हूँ। तो 7.11 के हिसाब से देखेंगे अगर हम, तो वहाँ पर हमें जो वैल्यूज दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 7.11 आप देख सकते हो, 11 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें जो वैल्यूज दे रखी है बेटा, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट। ओके जी, L वहां पर दे रखा था 5.0 हेनरी, C की वैल्यू दे रखी थी 80 माइक्रो फेरेड। ओके जी, सो E 230 वोल्ट था, L 5 हेनरी, C की वैल्यू कितनी थी 80 माइक्रो फेरेड एंड रेजिस्टेंस दे रखा था 40 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस वाज गिवन टू बी 40 ओम। अब इसने हमें बोला क्या यहाँ पर कि जी करंट RMS वैल्यू फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट्स की हमें क्या चाहिए, करंट की वैल्यूज भी चाहिए। अब करंट की वैल्यूज के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, वो हमने देख लिया था। अगर इंडिविजुअल निकालते हैं हम करंट की वैल्यूज, तो इंडिविजुअली सबसे पहले मान लो रजिस्टर की निकाली, वो आएगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 230 अपॉन जो भी रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 40। ओके जी, फिर IL अगर निकालना होगा तो वो आएगा 230 डिवाइडेड बाय इसका बेटा XL, और अगर कैपेसिटर का करंट निकालना होगा तो वो आ जाएगा 230 डिवाइडेड बाय XC। ठीक है जी, अब ये मैं डायरेक्ट आपको कर दूंगा क्योंकि वैल्यूज हमने पहले निकाले रखी हैं। 230 डिवाइडेड बाय R, ओके, 230 डिवाइडेड बाय R दे रखा था 40। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो ये आ जाता है 5.75 एम्पियर। ठीक है, इट विल बी 5.75 एम्पियर। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो इट विल बी 230 डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू L। ठीक है जी, 235 डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू L या 2 पाई न्यू इंटू L। अब बेटा यहाँ पे ओमेगा कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि उसने बोल रखा है ना, सब कुछ हो रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, वो भी सीरीज वाली जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 बाय ओमेगा इज इक्वल टू √L इंटू C। L आपको दे ही रखा है कितना 5, C भी आपको दे ही रखा है कितना 80। तो यार अगर इसको सॉल्व कर लो, चलो यहीं पे करके दिखा लेते हैं, वैसे पिछली बार भी किया ही था क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यूज पीछे से उठाई हुई है। L की जगह कितना आ गया 5 हेनरी, इसकी जगह आ गया 80 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके जी, ये आ जाएगा जी आपका 10⁻⁻⁶, बाहर आके हो जाएगा 10⁻⁻3, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁻⁴।
3, ये रूट के अंदर कितना आ गया 8 5 जा 40, एक जीरो और लगा होगा, ये बन जाएगा 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 का बाहर आ जाएगा 2 और ये 2 जीरो का बाहर आ जाएगा 0, 10 आ गया बाहर, ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है जी, 1000 डिवाइडेड बाय 20, ये जीरो कट गया, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ओके, तो नोट करके रख लो, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। ओके, अगर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाओ, कैलकुलेट अपने आप कर लेना, करंट आ जाएगा यहाँ पर 230 डिवाइडेड बाय ओमेगा की जगह 50, बेटा रेडियन पर सेकंड में आइए, हमने फ्रीक्वेंसी नहीं सीधा ओमेगा ही निकाला है। एल की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी 5, इसको सॉल्व किया जा सकता है, और अगर आप सॉल्व करते हो तो जो आपका इंडक्टर का करंट आएगा दैट विल बी 0.92 एम्पियर, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपने कैपेसिटर का करंट निकाला तो इट विल बी 230 डिवाइडेड बाय XC, XC कितना होता है, इट इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा इंटू C, इट विल बी 1 बाय ओमेगा C। अब 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C, जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C, तो ये बन जाएगा आपका 230 इंटू ओमेगा C, राइट, इट विल बी 230 इंटू ओमेगा C, ये बन जाएगा 230 इंटू ओमेगा की वैल्यू आई थी 50 इंटू C की वैल्यू कितनी थी 80 इंटू 10⁻⁶। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये भी सॉल्व कर कर कितना आने वाला है, इसकी वैल्यू पुट करोगे ना 230 इंटू 50 इंटू 80 इंटू 10⁻⁶, तो ये भी आ जाएगा 0.92 एम्पियर। देखो रेजोनेंस है, अगर आप सीरीज रेजोनेंस सर्किट पे हो तो वहाँ पे VL और VC सेम आते थे, अगर आप पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में हो तो यहाँ पर बेटा IL और IC क्या आएंगे, सेम आएंगे। ओके, तो उसने बोला था इंडिविजुअल, क्वेश्चन में बोला गया कि इंडिविजुअल करंट्स निकालो, इंडिविजुअल करंट्स 5.75, 0.90 एंड 0.92 आ गए, ठीक है। अब चाहिए था हमें टोटल करंट। अब टोटल करंट आपको पता ही है कितना था टोटल करंट, इट वाज अंडर रूट, याद करो, IL माइनस या IC माइनस IL का होल स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर, ये दोनों तो इक्वल आ गए, कैंसिल हो जाएगा, तो नेट करंट सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगा, IR के इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5.75 एम्पियर। ओके जी, तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, लंबा चले गया, 2 पार्ट थे लेकिन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पे था, तो इसको ऐसे ही करना पड़ना था जी।